हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि महसूस भी की जाती हैं। अगर आपको कहानी सुनना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। अदालत के बाहर का मंजर बिल्कुल बदल चुका था। जहां कुछ देर पहले फैसले की गूंज और जज्बाती आवाजें थीं, अब वहां धूप फैल चुकी थी। बारिश रुक चुकी थी और सड़क पर सूरज की किरणें चमक रही थीं, जैसे शहर भी एक गहरी सांस लेकर सुकून महसूस कर रहा हो। हवा में मिट्टी और बारिश की खुशबू थी और दरख्तों के पत्तों से पानी की बूंदें आहिस्ता आहिस्ता गिर रही थीं, जैसे म्यूजिक की हल्की धुन चल रही हो। अविनाश अदालत की सीढ़ियां धीरे धीरे उतर रहा था। आज उसके कदम आजाद थे, लेकिन दिल अब भी तेज धड़क रहा था। ये सिर्फ रिहाई की खुशी नहीं थी, बल्कि उन दिनों का बोझ था जो उसने इल्जाम, तन्हाई और बेबसी में गुजारे थे। हर 2 कदम बाद वो पीछे मुड़कर देखता और हर बार उसकी नजर महरीन पर जाकर रुक जाती। महरीन लास्ट सीढ़ी पर खड़ी थी। उसका चेहरा शांत था, मगर आंखों के नीचे हल्की सी थकान साफ नजर आ रही थी। ये वो थकान थी जो सिर्फ जीती हुई जंग के बाद उतरती है, जब इंसान सब कुछ देकर भी खामोश रह जाता है। उसका काला कोट हल्की हवा में लहराता, जैसे उसकी कहानी का वजन भी अंदर समेटा हुआ हो। अविनाश ने हिचकिचाते हुए कहा, महरीन, अगर आज तुम न होती तो। महरीन ने उसकी बात काट दी। उसकी आवाज हल्की थी, लेकिन अंदर से बहुत मजबूत। अगर मैं न भी होती तो भी सच्चाई की जीत होती। मैं तो सिर्फ सच के साथ खड़ी थी। कुछ पल के लिए दोनों खामोश हो गए। हवा जैसे थम सी गई। ये वो खामोशी थी जहां लफ्जों की जरूरत नहीं होती, जहां एहसास खुद ब खुद बात करने लगते हैं। दूर कहीं ट्रैफिक की हल्की आवाज आ रही थी, मगर उन दोनों के लिए दुनिया जैसे रुक चुकी थी। अविनाश ने गहरी सांस ली और पहली बार बिना किसी हिचकिचाहट के बोला, तुम्हें अंदाजा है इन दिनों में मैंने क्या खोया और क्या पाया? उसकी नजर सीधी महरीन की आंखों में थी। वही आंखें जो अंधेरों में उसकी रोशनी बन गई थीं, वही आंखें जो बिना शोर के उसका सहारा बन चुकी थीं। महरीन ने धीमी मगर गहरी आवाज में जवाब दिया, कभी कभी सब कुछ टूटना जरूरी होता है ताकि असली रिश्तों की पहचान हो सके। जो सच होता है वो इम्तिहान के बाद और भी मजबूत हो जाता है। अविनाश की आंखें नम हो गईं। उसने कोई वादा नहीं किया, कोई बड़ी बात नहीं कही, बस दिल ही दिल में एक खामोश फैसला कर लिया कि जिस एतबार ने उसे फिर से जीना सिखाया है, वो एतबार वो कभी नहीं तोड़ेगा। सूरज की रोशनी दोनों के चेहरे पर पड़ रही थी, जैसे जिंदगी उन्हें एक नया सफर पेश कर रही हो। एक सफर जहां शोर कम होगा, मगर सच और भरोसा ज्यादा। धूप, नरम हवा और हल्की मिट्टी की खुशबू में दोनों ने एक दूसरे को महसूस किया। हाथों का टच, नजरों का प्यार और खामोश वादे, सब कुछ एक नए आगाज की कहानी लिख रहे थे। इसी बीच पुलिस वैन तेज रफ्तार से जेल के भारी लोहे के गेट के अंदर दाखिल हुई। गेट बंद होने की आवाज ने पूरी फिजा को हिला दिया, जैसे ये आवाज अनाया के घमंड और अहंकार के आखिरी पहलू पर मोहर लगा रही हो। अनाया को सख्ती से वैन से उतारा गया और सीधा जेल के अंदर ले जाया गया। ये वही अनाया थी जिसके एक इशारे पर कभी लोग खड़े हो जाते थे। आज एक छोटी सी अंधेरी और ठंडी सी सेल में अकेली खड़ी थी। उसने गुस्से और बेबसी में दीवार पर जोर से मुक्का मारा। मैं हारी नहीं हूँ, मैं कभी नहीं हार सकती। लेकिन उसकी आवाज उसी सेल की दीवारों से टकराकर दब गई। कोई जवाब नहीं, कोई साथी नहीं, सिर्फ तन्हाई। उसकी सांसें तेज हो गईं, दिल की धड़कनें बेकाबू हो गईं। और तब उसके दिमाग में एक चेहरा उभरा, महरीन का वो शांत और खामोश चेहरा, लेकिन पत्थर जैसा सख्त। उसकी वो आंखें जिनमें न गुस्सा था न घमंड, सिर्फ सच था। और वही सच अनाया के घमंड को तोड़ चुका था। अनाया पहली बार खुद से डर गई। उसे एहसास हुआ कि ये जंग उसने महरीन से नहीं लड़ी थी,
बल्कि ये जंग उसने अपने ही घमंड, अपने ही अहंकार से हारी थी। उसने अपना सिर दीवार से लगा दिया और धीमी आवाज में खुद से बोली, सब कुछ जानते हुए भी मैंने गलत रास्ता चुना। वो धीरे धीरे सेल के एक कोने में बैठ गई। घुटन भरी खामोशी में उसकी तन्हाई और शिकस्त और भी गहरी हो गई। इसी तन्हाई में उस पर एक सच पूरी तरह हावी हो गया कि ताकत सिर्फ घमंड में नहीं होती, बल्कि असली ताकत सच्चाई और ईमानदारी में होती है। सेल के बाहर से धूप की हल्की सी किरण जेल के गेट के पास आकर रुक गई थी। जेल के बाहर शहर अपनी जिंदगी जी रहा था, लेकिन अनाया की दुनिया अभी अंधेरों में कैद थी। लेकिन ये अंधेरा उसके अंदर की आग को बुझा नहीं सका। अनाया ने आंखें बंद की, फिर धीरे से होंठ भींच लिए। उसे पता था कि सच और ईमानदारी की जीत हो चुकी है, लेकिन फिर भी उसके दिल में एक जिद थी। उसने दिल ही दिल में फैसला किया, चाहे वो ये सच मान चुकी हो कि असली ताकत घमंड में नहीं होती, फिर भी वो अविनाश और महरीन से अपनी शिकस्त का बदला जरूर लेगी। उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट उभर आई और आंखों में एक खतरनाक चमक, जैसे वो चमक कह रही हो, ये जंग अभी खत्म नहीं हुई है। सच जीत चुका था, लेकिन इंतकाम अभी भी सांस ले रहा था। उधर कोर्ट के बाहर लगे पीपल और नीम के दरख्तों के पत्तों से पानी की बूंदें टपक रही थीं। हर बूंद जैसे एक पुरानी याद को जमीन पर छोड़ रही हो। महरीन और अविनाश कुछ पल के लिए कोर्ट की सीढ़ियों के पास रुक गए थे। ये रुकना सिर्फ कदम का नहीं था, बल्कि ये रुकना एक पूरे सफर के बाद का ठहराव था। अविनाश ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में अब भी गुजरे हुए दिनों की छाप थी, इल्जाम, तन्हाई, कैद की खामोश रातें। मगर उन सब के बीच अब एक नई रोशनी भी थी। उसने धीमे आवाज में पूछा, अब हमारा अगला कदम क्या होगा महरीन? महरीन ने जवाब देने से पहले आसमान की तरफ देखा। बादल हट चुके थे। उसके चेहरे पर एक नर्म सी मुस्कुराहट उभरी, वो मुस्कुराहट जो थकान के बाद आती है, मगर उम्मीद से भरी होती है। उसने धीरे से कहा, अगला कदम आगे जिंदगी है अविनाश, सच के साथ, बिना डर के, बिना झूठ के। अविनाश ने उसकी बात सुनी तो उसका सीना हल्का हो गया। उसने सिर हिलाकर कहा, तो फिर क्या हम ये रास्ता साथ चलेंगे? ये सवाल सीधा था, लेकिन इसके पीछे एक पूरी दुनिया छुपी हुई थी। भरोसा, इज्जत और वो खामोश मोहब्बत जो मुश्किल वक्त में जन्म लेती है। महरीन ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ अपनी फाइल को मजबूती से पकड़ा और आगे बढ़ गई। उसके कदम कॉन्फिडेंट थे, जैसे उसने अपना फैसला कर लिया हो। और अविनाश? उसने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा, फिर बिना कुछ कहे उसके साथ चल पड़ा। वो पहली बार खुद को आजाद महसूस कर रहा था। शाम की ठंडी हवा दोनों के चेहरों को छू रही थी। रोड पर चलती गाड़ियों की लाइट्स चमक रही थीं। कहीं दूर ढाबे से चाय की खुशबू आ रही थी और शहर अपनी जिंदगी में वापस लौट चुका था। लेकिन उन दोनों के लिए ये सिर्फ एक शहर नहीं था, ये एक नया आगाज था। ना कोई वायदा जुबान से हुआ, ना कोई बड़ी बात कही गई, लेकिन उन दोनों के कदम एक ही दिशा में उठते हुए बहुत कुछ कह गए। अब सवाल ये है कि क्या करेगी अनाया? क्या बौखलाहट में वो कोई और हरकत करेगी? क्या अविनाश और महरीन एक हो पाएंगे? इस कहानी के भावनात्मक ट्विस्ट के लिए सुनते रहिए इस कहानी को और प्लीज अपने प्यारे कमेंट्स लिखना ना भूलें। एपिसोड 51। जेल की रात लंबी, सर्द और खामोश थी। ऐसी खामोशी जो हर आवाज को 1000 गुना तेज कर रही थी। अनाया एक बेंच पर बैठी थी। वो काफी मायूस और बेचैन लग रही थी। सेल के बाहर गार्ड्स तैनात थे। उनके भारी कदम हल्के हल्के गूंज रहे थे, जैसे वक्त खुद अनाया को चिढ़ा रहा हो।
गार्ड्स के हर कदम, हर गूंज अनाया के अंदर छुपी हुई आग और घमंड को झंझोड़ रही थी। लोहे की सलाखों के दरमियान लटकता बल्ब मध्यम और हल्की रोशनी दे रहा था, कभी तेज तो कभी बुझने को आता, बिल्कुल अनाया के बिखरते हुए जज्बातों की तरह। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन नींद कोसों दूर थी। दिमाग में बस 2 नाम गर्दिश कर रहे थे, महरीन और अविनाश। हर याद एक चुभता हुआ कांटा थी। अदालत की वो घड़ी, फैसले के अल्फाज और महरीन का शांत चेहरा, ये सब उसके अंदर के घमंड पर हथौड़े की तरह बरस रहे थे। उसकी सांसें धीमी थीं, मगर हर धड़कन तेज और बेचैन थी, जैसे वो किसी जलती हुई आग के किनारे खड़ी हो। तभी अचानक एक कांस्टेबल की सख्त आवाज ने सेल की खामोशी तोड़ दी। अनाया, तुमसे मिलने के लिए कोई आया है। अनाया की आंखें चमकी और चेहरे पर एक पल आश्चर्य के भाव उभर आए। उसने सोचा, मुझे जेल में मिलने के लिए कौन आ सकता है? और फिर उसके होठों पर वही पुरानी और खतरनाक मुस्कान वापस आ गई। वो धीरे से उठी, बाल संवारे और दुपट्टा ठीक किया, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो किसी महफिल में जा रही हो, ना कि जेल के मुलाकात कक्ष में। उसके कदम धीमे लेकिन मजबूत थे, जैसे हर कदम एक नया इरादा और साजिश की शुरुआत का इशारा दे रहा हो। अनाया के अंदर की खामोश आग और हल्की सी दहशत इस पल को और भी रोमांचक बना रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हर पल कुछ नया होने वाला है। उसकी आंखों में वही पुरानी चमक और हौसला झलक रहा था, जो सिर्फ अपनी हार की वजह से नहीं, बल्कि एक नई और खतरनाक साजिश के लिए तैयार था। अनाया को सेल से निकालकर जेल के कॉरिडोर से ले जाया जा रहा था। एक लेडी कांस्टेबल उसके साथ चल रही थी, लेकिन अनाया के चेहरे पर किसी भी तरह का डर नहीं था। उसके चेहरे पर डर या खौफ नहीं था, बल्कि उसकी चाल में एक कॉन्फिडेंस था। मुलाकात कक्ष के दरवाजे पर पहुंचते ही उसके हाथों में हथकड़ियां पहनाई गई और उस लेडी कांस्टेबल ने उसे अंदर जाने का इशारा किया। अनाया ने जैसे ही अंदर कदम रखा, उसकी नजर अपनी एक दोस्त पर पड़ी। वो अपने कदम आगे बढ़ाती है। उसकी दोस्त, जो पिछले कुछ दिनों से अपने कुछ काम के चलते मुंबई गई हुई थी, वो मुस्कुराई और उसने अपने मोबाइल को अनाया के आगे किया। अनाया ने देखा, मोबाइल में कुछ न्यूज़ चैनल्स की क्लिप्स थीं। जैसे जैसे अनाया वो क्लिप्स देखने लगी, उसके दिल की धड़कनें तेज होती गईं। मोबाइल स्क्रीन पर वही पुरानी वायरल क्लिप्स चल रही थीं, जिसमें अविनाश और महरीन को लव जिहाद के नाम पर टारगेट किया गया था। अनाया की आंखों में एक चमक दौड़ जाती है और उसके दिल में एक नई साजिश जन्म लेने लगती है। तभी उसकी दोस्त धीमी मुस्कुराहट के साथ कहती है, ये सब अभी भी लोगों के दिमाग में जिंदा है, बस एक चिंगारी चाहिए, और वो चिंगारी हमारे हाथ में है। अनाया ने मोबाइल की स्क्रीन को गौर से देखा, फिर धीरे से बोली, तो फिर क्यों ना हम वो चिंगारी खुद बन जाएं? वो जानती थी कि उसकी ये दोस्त महरीन और अविनाश को भी जानती है, और ये भी कि अनाया के दिल में अविनाश के लिए क्या छुपा हुआ है। ये बात उसके इरादे को और ज्यादा खतरनाक बना रही थी। यही वो पल था जब अनाया ने मन ही मन फैसला किया कि अब वो अपने अपमान का बदला जरूर लेगी। वो मीडिया और पुरानी वायरल खबरों को हथियार बनाकर महरीन और अविनाश के लिए एक नया तूफान खड़ा करेगी। तभी वो लेडी कांस्टेबल अंदर आई और उसने अनाया का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, मुलाकात का वक्त खत्म हुआ। अनाया अपने सेल में वापस आ चुकी थी। जेल के उस सेल में गहरी खामोशी थी। अनाया एक कोने में दुबकी हुई बैठी थी। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन दिमाग में अविनाश और महरीन घूम रहे थे। उसे वो मंजर याद आया जब कोर्ट में महरीन ने उसके खिलाफ गवाह खड़े किए थे
उसकी हर चाल को नाकाम कर दिया था और उसके पिता कपूर साहब ने भी उसको मदद करने से इनकार कर दिया था और उसकी नजर में इन सब की जिम्मेदार सिर्फ महरीन थी। उसकी आंखें लाल हो गईं, उसकी धड़कनें इतनी तेज हो गई थीं मानो अभी उसका दिल पसलियों को तोड़कर बाहर आ जाएगा। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और दीवारों पर जोर जोर से मारने लगी। वो हर हाल में महरीन को बर्बाद कर देना चाहती थी। उसको पता था कि मीडिया को सनसनीखेज खबरें चाहिए। एक पुरानी क्लिप, एक छोटा सा झूठ और फिर से आग भड़क सकती है। अनाया की आंखों में सोच की परछाइयां गहराई से चलने लगी। दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। हर मुमकिन रास्ता और हर स्ट्रैटेजी उसके दिमाग में घंटी की तरह बज रही थी। वो किसी जख्मी नागिन की तरह फुफकारते हुए गुर्राई और अपने दांत भींचते हुए बोली, महरीन, तुम दिल्ली में अविनाश के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहती हो। एपिसोड 52। ये वो शाम नहीं थी जो दिन भर की थकान के बाद सुकून लेकर आए, बल्कि ऐसी शाम थी जो अपने साथ अनजाना खौफ और आने वाले तूफान की आहट लेकर आई थी। आसमान पर हल्की सी धुंध छाई हुई थी। सूरज अपनी आखिरी किरणों के साथ धुंध में गुम हो रहा था और रोशनी धीरे धीरे मध्यम होती जा रही थी। सड़कों पर गाड़ियां दौड़ रही थीं, रिक्शों के हॉर्न, बसों का शोर, मोटरसाइकिल की चीख और दूर कहीं किसी ठेले वाले की आवाज। सब कुछ हर रोज की तरह चल रहा था। लोग अपने अपने कामों में मसरूफ थे। कोई ऑफिस से वापस जा रहा था, कोई चाय की दुकान पर रुका हुआ था और कोई मोबाइल स्क्रीन में गुम दुनिया से बेखबर चलता जा रहा था। ये वही दिल्ली थी, ताकत, सियासत, मीडिया और अफवाहों का केंद्र। यहाँ खबर सच बनने से पहले ही आग की तरह फैल जाती है और अफवाहें इतनी ताकतवर हो जाती हैं कि सच जलता हुआ नजर आए तब भी लोग सवाल नहीं करते। यहाँ एक हेडलाइन, एक वायरल वीडियो और एक बेबुनियाद इल्जाम किसी की बरसों की मेहनत, इज्जत और पहचान को राख में बदल सकता है। और इसी दिल्ली में, इसी बोझिल शाम के सायों तले एक नया तूफान जन्म ले रहा था। ऐसा तूफान जो शोर से नहीं बल्कि खामोश प्लानिंग से उठ रहा था। ऐसा तूफान जो सड़कों पर नहीं बल्कि स्क्रीन्स, खबरों और लोगों के दिमाग में तबाही मचाने वाला था। न्यूज़ चैनल्स के ऑफिसों में हलचल मची हुई थी। ये रोज की भागदौड़ नहीं थी, बल्कि वो अफरा तफरी थी जो किसी बड़ी सनसनीखेज खबर के फूटने पर होती है। प्रोड्यूसर्स कंट्रोल रूम में एक दूसरे पर चीख रहे थे। कोई टीआरपी का हवाला दे रहा था तो कोई नेशनल एंगल डालने का ऑर्डर दे रहा था। रिपोर्टर्स के मोबाइल कानों से लगे हुए थे। हर कॉल के साथ कहानी का रुख बदलता जा रहा था, जैसे सच नहीं स्क्रिप्ट लिखी जा रही हो। एंकर्स के हाथों में स्क्रिप्ट्स थीं। टीवी स्क्रीन्स पर लाल पट्टियां लगातार दौड़ रही थीं। ब्रेकिंग न्यूज, मुंबई, लव जिहाद अलर्ट, क्या अविनाश और मेहरिन दिल्ली में छुपे हुए हैं? वही पुरानी वायरल वीडियोस बार बार दिखाई जा रही थीं, लेकिन नए एंगल के साथ। क्लिप्स को काट पीट कर इस तरह जोड़ा जा रहा था कि सच अधूरा रह जाए। देखते ही देखते सोशल मीडिया पर पूरा तूफान उठ चुका था। ये खामोश तूफान नहीं था, ये चीखता, इल्जाम लगाता और फैसले सुनाता तूफान था। ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर एक ही हैशटैग तेजी से ट्रेंड कर रहा था। हर मिनट नए ट्वीट्स आ रहे थे। हर पल नई वीडियोस, नई थ्योरीज और नए शक जन्म ले रहे थे। कुछ लोग सवाल कर रहे थे, मगर सवालों में भी जहर था। कुछ लोग सीधा इल्जाम लगा रहे थे, बिना सबूत, बिना सोचे। और कुछ सिर्फ भीड़ का हिस्सा थे, जो ना सच जानना चाहते थे, ना झूठ, बस शोर का हिस्सा बनना चाहते थे। यहाँ सच को सफाई देने का मौका भी नहीं मिलता और अफवाह धीरे धीरे हकीकत बन जाती है। पुरानी वायरल वीडियोस को नए एंगल के साथ पेश किया जा रहा था। स्क्रीन पर बार बार वही दो नाम फ्लैश हो रहे थे, अविनाश, मेहरिन। और इसी शोर, इसी हंगामे, इसी डिजिटल चीख पुकार के बीच अंधेरी जेल की सेल में बैठी अनाया की मुस्कुराहट और गहरी होती जा रही थी।
वो जानती थी कि मीडिया को सच नहीं चाहिए, सोशल मीडिया को हकीकत नहीं चाहिए। दोनों को सिर्फ एक ही चीज चाहिए होती है, एक कहानी। और इस बार एक मसालेदार कहानी उनके हाथों में थी। वहीं दूसरी तरफ कपूर साहब का ऑफिस रात के अंधेरे में रोशन था। बारिश का शोर शराबा चल रहा था और हवाएं जोर से चल रही थीं। टीवी स्क्रीन पर न्यूज चल रही थी। कपूर साहब के केबिन के दरवाजे पर रुककर अविनाश अंदर का माहौल देख रहा था। अविनाश ने कोट ठीक किया और कुछ कदम आगे बढ़ा। आंखों में बेचैनी और परेशानी की लकीरें थीं। कपूर साहब अपनी मेज के पास खड़े थे। पीछे वाली कुर्सी पर अखबार फैला हुआ था। उनकी आंखें अखबार की हेडलाइंस पर थीं। अविनाश ने गहरी सांस ली, फिर कपूर साहब की तरफ अपना चेहरा मोड़ लिया। कपूर साहब, ये मीडिया वाले सच जाने बगैर हमारे खिलाफ जहर उगल रहे हैं। कपूर साहब ने गहरी सांस ली। ये सब सिर्फ डर का माहौल है। बाहर सिर्फ अंधेरा बहता है, लेकिन हम तैयार हैं। सच हमारे साथ है, जुर्म के नहीं। अविनाश ने हल्के गुस्से में कहा, सच की आवाज? कौन सुनता है सच की आवाज? बाहर लोग छोटी बात पर दंगा मचा रहे हैं। मीडिया बेशर्मी से हेडलाइंस छाप रही है और न्यूज एंकर्स बकवास कर रहे हैं। ट्विटर पर लोग हम पर नफरत उंडेल रहे हैं। अगर हम चुप रहेंगे तो रिस्क और बढ़ेगा। कपूर साहब अविनाश की ओर मुड़े और बोले, मीडिया ने अपना काम कर दिया है। अब गवर्नमेंट ने भी ऑर्डर दे दिए हैं कि मामले को सीरियस लो और तहकीकात करो। फिर वो अपनी कुर्सी पर बैठते हुए बोले, लेकिन हम अपना रास्ता नहीं छोड़ेंगे। हमारी जिम्मेदारी है कि हम साबित करें कि ये सब झूठ है। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। कुछ देर की खामोशी के बाद वो बोले, अफवाहों से डरने की बजाय हमें अपनी दलील मजबूत करनी होगी। एक एक कदम सोच समझकर उठाना होगा। कपूर साहब का हाथ कुर्सी पर था, लेकिन उनके शब्द सारे सवालों का जवाब दे रहे थे। उस वक्त कमरे में सिर्फ उन दोनों की धड़कनें सुनाई दे रही थीं। अविनाश ने कपूर साहब का हाथ मजबूती से पकड़ते हुए कहा, मैं डर रहा हूं कपूर साहब, लेकिन हिम्मत भी रखूंगा। आपकी बातों में दम है। क्या हम सच में इस तरह के अंधेरों से लड़ने के लिए तैयार हैं? कपूर साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। उन तेज शोर शराबों को नजरअंदाज करो, बस इंतजार करो। ये अंधेरा गुजर जाएगा, लेकिन सच्चाई कायम रहेगी। दूसरे दिन सुबह के 10 बज चुके थे, लेकिन कपूर ग्रुप के कॉन्फ्रेंस रूम में वक्त जैसे थम सा गया था। लंबे शीशे वाले टेबल के सिरे पर कपूर साहब थके मांदे अंदाज में बैठे थे। एयर कंडीशन्ड कमरे की ठंडी हवा भी उनके अंदर की बेचैनी को कम नहीं कर पा रही थी। उनके चेहरे पर थकान के गहरे निशान साफ नजर आ रहे थे। आंखों के नीचे हल्के काले निशान इस बात की गवाही दे रहे थे कि रात उनके लिए बेसुधी में गुजरी थी। उनके सामने रखी हुई फाइल अब बंद हो चुकी थी, लेकिन जनता का रोष बंद होने का नाम नहीं ले रहा था। कपूर साहब ने फाइल पर हाथ रखा, जैसे वो कागज नहीं बल्कि अपनी कंपनी की रेप्यूटेशन को बचा रहे हो। उन्होंने गहरी सांस ली और मायूसी भरे स्वर में बोले, ये नहीं हो सकता। महरीन हमारी कंपनी की सबसे काबिल वकील है। उसका रिकॉर्ड बिल्कुल साफ है। एक भी केस ऐसा नहीं जहां उंगली उठाई जा सके। ये सब पुरानी झूठी अफवाहें हैं, जिन्हें किसी ने जानबूझकर दोबारा जिंदा किया है। अविनाश तुरंत आगे बढ़ा। उसका लहजा मजबूत था, लेकिन आंखों में छुपी बेचैनी साफ दिख रही थी। कपूर साहब, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये सब एक सोच समझकर किया गया हमला है। कोई हमें जानबूझकर निशाना बना रहा है। कपूर साहब ने आहिस्ता से सिर हिलाया। वो सब समझ रहे थे, मगर हकीकत उससे काफी ज्यादा कड़वी थी। उन्होंने कुर्सी से पीछे टिककर आंखें बंद कर लीं, जैसे लफ्जों का तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहे हों। तभी कॉन्फ्रेंस रूम में रखे लैंडलाइन और मोबाइल फोन्स बजने लगे, जैसे एक साथ जिंदा हो गए हों। घड़ी के टिक टिक के साथ साथ फोन की घंटियां लगातार बज रही थीं। एक कॉल खत्म होती, दूसरी तुरंत शुरू हो जाती। ये सिर्फ कॉल्स नहीं थीं, ये दबाव के हथौड़े थे जो लगातार गिर रहे थे।
पहली कॉल एक मशहूर न्यूज़ चैनल के रिप्रेजेंटेटिव की थी। उसकी आवाज में गुस्से की तपिश साफ महसूस हो रही थी। ये बहुत सीरियस मामला है। अगर आपने महरीन के खिलाफ एक्शन नहीं लिया तो हम प्रोटेस्ट को हवा देंगे। अभी कपूर साहब ने सांस भी ना ली थी कि और एक कॉल आ गई। ये कॉल कंपनी के एक बोर्ड मेंबर का था। उसका बात करने का अंदाज सख्त था। वो बोला, सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जा रही है। महरीन को फौरन सस्पेंड किया जाए, वरना कंपनी के रेप्यूटेशन तबाह हो जाएगी। हर कॉल, हर ईमेल, हर मैसेज कपूर साहब के लिए एक नया जख्म था, जैसे पुराने जख्मों पर नमक छिड़का जा रहा हो। उनके माथे पर पसीना उभर आया और चिंता की लकीरें और गहरी होती चली गईं। सब लोग खामोश थे, लेकिन फोन कॉल्स का शोर चीख चीख कर कह रहा था कि ये सिर्फ शुरुआत है। ये दबाव सिर्फ प्रोफेशनल नहीं था, ये जज्बाती भी था। यहाँ फैसला सिर्फ एक वकील का नहीं, बल्कि पूरी कंपनी की किस्मत का होना था, और हर बजती घंटी के साथ वक्त हाथ से फिसलता जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ महरीन अपने ऑफिस की कैबिन में बिल्कुल अकेली बैठी थी। खिड़की से बाहर दिल्ली की धुंधली दोपहर नजर आ रही थी, जैसे शहर भी उसके दिल का बोझ महसूस कर रहा हो। हल्की सी मध्यम रोशनी पर्दों से छनकर अंदर आ रही थी। हर गुजरता पल उसे एहसास दिला रहा था कि वक्त रुकता नहीं, चाहे उसकी अपनी दुनिया एक पल के लिए ठहर सी गई हो। टीवी स्क्रीन बंद थी, लेकिन उसके स्मार्टफोन पर लगातार नोटिफिकेशंस आ रहे थे। उसने फोन को टेबल पर उल्टा रख दिया। उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे। ये कमजोरी नहीं थी, बल्कि उस दबाव की निशानी थी जो वो अंदर ही अंदर संभाल कर बैठी थी। आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्हें बहने की इजाजत नहीं थी। महरीन जानती थी कि कमजोर पल वही होते हैं जो दूसरों के सामने उजागर हो जाएं। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कीं। अंदर का दर्द गले तक आकर रुक गया। दिल चाहा कि चीख चीख कर सबको बता दे कि वो बेगुनाह है। उसने खुद को संभाला, होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट लाई और धीमी आवाज में खुद से कहा, ये लड़ाई सच की नहीं, सोच की है। ये शब्द उसके निजी अनुभव का निचोड़ था। अदालतों में उसने हमेशा सबूतों के आधार पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार ये मुकदमा अदालत से बाहर लोगों के दिमाग में लड़ा जा रहा था। तभी उसके केबिन का दरवाजा धीरे से खुला। उसने नजरें उठाई। अविनाश धीरे से केबिन के अंदर दाखिल हो रहा था। उसके कदमों की आहट में सावधानी थी। उसने कुछ कहे बगैर महरीन के करीब आकर उसका हाथ थाम लिया। इस पल में हौसला भी था और डर भी। अविनाश चाहता था कि वो मजबूत रहे, लेकिन कहीं ना कहीं वो खुद भी टूट रहा था। अविनाश ने धीरे से कहा, ये सब धीरे धीरे शांत हो जाएगा। उसकी आवाज में नरमी थी, लेकिन उस नरमी के पीछे हल्की सी झिझक छुपी हुई थी। हमने कुछ गलत नहीं किया, सच हमारे साथ है। महरीन ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। तभी अचानक उसका चेहरा सख्त हो गया। उसने झटके से अविनाश का छुड़ाया और उस पर बिफर पड़ी। मुझे पता है कि हमने कुछ गलत नहीं किया है, और गलत तो हमने मुंबई में भी नहीं किया था। क्या वहां कुछ शांत हुआ था? आज वही आग यहाँ दिल्ली तक पहुंच गई, और इन सब के लिए तुम जिम्मेदार हो। अविनाश चौंक गया। ये क्या कह रही हो महरीन? महरीन ने नम आंखों से उसकी ओर देखा और रोते हुए बोली, यही वजह थी कि मैं मुंबई से यहाँ आई थी, लेकिन तुम मेरा पीछा करते करते यहाँ पहुँच गए और नतीजा तुम्हारे सामने है। उसके चेहरे पर सब्र और दर्द एक साथ झलक रहे थे। वो टूटी हुई नहीं थी, लेकिन जख्मी जरूर थी। महरीन उस वक्त कमजोर नहीं लग रही थी, बल्कि एक ऐसी खामोश ताकत की तरह खड़ी थी जो तूफान के बीच भी खुद को संभाल कर खड़ी रहती है। कुछ देर खामोश रहने के बाद महरीन खामोशी तोड़ते हुए बोली, अविनाश प्लीज, मैं कुछ देर अकेली रहना चाहती हूँ। इसी बीच जब शहर की रोशनियां धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी थीं और सड़कों का शोर खामोशी में ढल रहा था, जेल की मोटी दीवारों के पीछे एक बिल्कुल अलग दुनिया सांस ले रही थी। अनाया जेल की छोटी सी सेल में अकेली बैठी थी।
उसकी दोस्त उसे दोबारा जेल में मिलने आई थी और उसने उसे सब कुछ बताया था कि बाहर की दुनिया में अविनाश और मेहरीन को लेकर कैसा हंगामा चल रहा है। उसने दिल ही दिल में कहा, अब बारी है अविनाश के इज्जत की, क्योंकि जब हीरो गिरता है ना तो तमाशा सबसे बड़ा बनता है। और अब देखते हैं हीरो कब तक हीरो रहता है। जेल की वो खामोश रात जो आम कैदियों के लिए बोझ होती है, लेकिन अनाया के लिए ताकत का केंद्र बन चुकी थी। बाहर शहर बेखबर सो रहा था, लेकिन इन मोटी दीवारों के पीछे एक नई साजिश पूरी तरह जाग चुकी थी। ये सिर्फ शुरुआत थी और अगला वार पहले से ज्यादा गहरा और ज्यादा तबाही मचाने वाला था। उधर दूसरी तरफ दिल्ली की गलियों में दोपहर अपने चरम पर थी। शहर की जिंदगी अपनी रफ्तार से दौड़ रही थी, लेकिन किसी को एहसास नहीं था कि इसी शहर में इसी वक्त किसी ऑफिस की बंद दीवारों के पीछे फैसले कांप रहे हैं। किसी के दिल में खौफ पल रहा है और किसी सच को शोर के नीचे दफन किया जा रहा है। क्या होगा कहानी में आगे? क्या मेहरीन और अविनाश हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे? क्या चल रहा है अनाया के दिमाग में? क्या कपूर साहब मेहरीन को सस्पेंड कर देंगे? अगर हाँ, तो क्या होगा मेहरीन का अगला कदम? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए इस कहानी का अगला एपिसोड।